बिहार में बड़े पैमाने पर दरोगा और इंस्पेक्टर का तबादला, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने को लेकर किया गया फैसला। बिहार में अभी भी ठंड से राहत नहीं, राजधानी पटना सहित कई जिलों में बनी कोल्ड डे की स्थिति, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी में प्रचार थमने से पहले चुनावी जंग में पीएम की 2 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सीएम योगी और अमित शाह भी दिखाएंगे दम। पहली बार आईपीएल की नीलामी में शामिल होंगे बिहार के खिलाड़ी, लिस्ट में 6 खिलाड़ियों के नाम शामिल। नमस्कार, जीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। पटना में 173 दरोगा और इंस्पेक्टरों का तबादला हुआ है। आपको बता दें कि पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने यह तबादला किया है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने को लेकर सभी का तबादला किया गया है। दरअसल 43 एसआई, 126 एएसआई, 4 इंस्पेक्टर, ये जो लोग हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं जिनका तबादला किया गया है। 1 मार्च से सभी प्रभावी रूप से पदस्थापना जो आदेश है उसे लागू किया जाएगा और इसी के आधार पर जो तबादला है वो किया गया है और उस दिन से ये लागू हो जाएगा। तो 1 मार्च से प्रभावी होगा पदस्थापना आदेश। दरअसल इस आदेश को प्रभावी रूप से 1 मार्च से लागू किया जाएगा। तो पटना के 173 जो अधिकारी हैं, दरोगा और इंस्पेक्टर, इन सभी का तबादला हुआ है। बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह डुमरांव स्थित कृषि कॉलेज में अधिकारियों और कॉलेज कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने दरअसल कृषि मंत्री अपने पैतृक गांव में किसी निजी कार्यक्रम से सम्मिलित हुए थे, जहां से वापसी के क्रम में वो डुमरांव स्थित कृषि कॉलेज पहुंचे, जहां समीक्षा बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आरा में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो रही है, जिसका पठन पाठन का कार्य शुरुआती दौर में डुमरांव स्थित कृषि कॉलेज में ही कराया जाएगा, जिसमें 30 छात्र सम्मिलित होंगे। देखिए, मुख्यतः तो जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है आरा में, उसकी पढ़ाई यहीं प्रारंभ होनी है। तो उसके लिए क्या क्या जो आवश्यकताएं हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, उसमें क्या हुआ, प्रिंसिपल साहब और बाकी सब लोग थे, डीन थे, सब लोग, तो कैसे हो सकता है, उसकी पढ़ाई कैसे यहाँ होगी, जो छात्र होंगे वो छात्र रहेंगे कहाँ, उनका जो लॉजिंग, फूडिंग, ये जो होगा वे व्यवस्था कैसे है, जो कैंपस में हॉस्टल है उसमें, ये सब व्यवस्था, इस पर बात करनी थी। मुंगेर में एएलटीएफ ने ड्रोन की मदद से शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। दरअसल गंगा किनारे संचालित 4 अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में आपको बता दें कि जावा महुआ को भी विनिष्ट किया गया है। तो ये तस्वीरें आप मुंगेर की देख रही हैं, जहां पर भारी मात्रा में जावा महुआ को विनिष्ट किया गया है। दरअसल लगातार ड्रोन की मदद से पुलिस प्रशासन जो है वो अब शराब तस्करों पर नकेल कसने की कवायद में जुटी हुई है। ड्रोन की मदद से पुलिस को लगातार सफलता हाथ लग रही है। ताजा मामला मुंगेर से भी सामने आया, जहां पर ड्रोन की मदद से पुलिस ने भारी मात्रा में जावा महुआ को विनष्ट किया है। तो तस्वीरें आप मुंगेर की देख रहे हैं। लगातार शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए अब पुलिस प्रशासन ड्रोन का सहारा ले रही है। तो ड्रोन से शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अगर बात करें शराबबंदी कानून को सफल बनाने की, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बातें सामने आई थी कि ड्रोन की मदद से ही अब तस्करों पर नकेल कसा जाएगा, तस्करों की गिरफ्तारी की जाएगी। और इससे पहले भी हमने देखा था कि पटना में भी दियारा क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन के द्वारा ड्रोन की मदद से शराब तस्करों पर नकेल कसने की कोशिश लगातार जारी है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इम्तियाज हमारे साथ मुंगेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज, ड्रोन की मदद से लगातार पुलिस प्रशासन को सफलता मिल रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? अवैध शराबबंदी को लेकर के सरकार पूरी तरह से सख्त है
और साथ ही सरकार का जो निर्देश दिया गया है पुलिस को हो या फिर उत्पाद विभाग की पुलिस हो, मद्य निषेध विभाग की पुलिस हो, सभी को शराबबंदी के लिए टास्क दिया हुआ है। इसी के तहत जो है शराबबंदी पे, अवैध शराब की तस्करी और निर्माण पे रोक लगाने के लिए मद्य निषेध विभाग की टीम ने जो है वो उसने ड्रोन के माध्यम से जो है दियारा इलाकों में जो है शराब भट्टियों का पता कर करके उन ठिकानों पे छापेमारी की गई है, जिसमें 4 शराब भट्टियां हेरूदिरा के दियारा इलाके में झाड़ियों में जो चल रही थी, अवैध शराब चुलाई का काम चल रहा था। जी पुलिस ने ड्रोन से वहां पर जाकर करके छापेमारी की है, ड्रोन से जगह को लोकेट कर करके जी। वहां पर इम्तियाज, क्या किसी छापेमारी की की। गिरफ्तारी भी हुई है अभी तक? हालांकि पुलिस के पहुंचने पे शराब माफिया वहां पर से फरार हो गए, लेकिन वहां पर से पुलिस को भारी मात्रा में महुआ जावा मिला है, चुलाई वाली मशीन मिली है, बर्तन मिले हैं, लेकिन गिरफ्तारी वहां पर नहीं हो पाई। लेकिन देखा जाए तो 1200 किलो जो है पुला वो महुआ जावा मिला है। पुलिस के लिए एक सफलता है कि देहरा इलाके में जाकर के ड्रोन से चिन्हित कर करके वहां पर छापेमारी करना मद्य निषेध विभाग के लिए एक सफलता मानी जा रही है। जी बिल्कुल इम्तियाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ड्रोन की मदद से कैसे पुलिस प्रशासन को लगातार सफलता हाथ लग रही है, ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और प्रशासन अब बेहद एक्टिव नजर आ रही है। शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कवायद है, जो कोशिशें हैं, वो लगातार जारी है। तो ड्रोन से शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज है। ऐसे में पुलिस ने भारी मात्रा में जावा महुआ को विनिष्ट किया है। साथ ही साथ जो वहां पर लोग थे वो फिलहाल भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। भागलपुर में उत्पाद विभाग और 0 माइल पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर बिरिया में बंद पड़ी एक होम्योपैथिक दवा बनाने वाली फैक्ट्री से भारी मात्रा में स्प्रिट के साथ फैक्ट्री के संचालक डॉक्टर प्रमोद पोद्दार को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री संचालक होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद पोद्दार से पुलिस टीम ने स्प्रिट के कागजात की मांग की। डॉक्टर का कहना था कि स्प्रिट का सारा बिल उनके पास है, लेकिन विभाग को कुछ समय देना होगा, तभी कागजात दिखा पाएंगे। लेकिन कागजात पेश नहीं किए जाने के बाद पुलिस ने होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद पोद्दार को 100 लीटर स्प्रिट के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता रहे हैं आपको कि होम्योपैथिक डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल स्प्रिट बरामद किया है पुलिस ने भारी मात्रा में, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जो डॉक्टर, उनका कहना है कि उनके पास बिल है, लेकिन पुलिस प्रशासन को शक हुई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार किया है। देखिए, लगातार इस तरीके से पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। फैक्ट्री के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में स्प्रिट को पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल ये जो डॉक्टर हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और होम्योपैथिक फैक्ट्री से ही पुलिस ने ये भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद किया है। तो फैक्ट्री के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि होम्योपैथिक दवाई बनाने वाली फैक्ट्री से पुलिस ने भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद किया है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कृष्णा हमारे साथ भागलपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णा, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद किया है, क्या कुछ अपडेट है? इसमें डॉक्टर का गिरफ्तारी हुआ जिनका नाम प्रमोद पोद्दार है जी। संयुक्त छापेमारी में उत्पाद विभाग की टीम और 0 माइल की थाने में छापेमारी की है, जिसमें काफी संख्या में ऐसी बरामद स्प्रिट भारी मात्रा में बरामद हुई है। कृष्णा, ये बताइए कि स्प्रिट जब बरामद की है, पूछताछ की गई है, तो पूछताछ में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं? इसने सूचना दिया है कि अभी पूछताछ चल रही है जी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कृष्णा, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पुलिस फिलहाल पूछताछ डॉक्टर से कर रही है और जब पूछताछ के बाद बाकी जानकारी आएगी तो वो भी साझा होगी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने होम्योपैथिक दवा बनाने वाली फैक्ट्री से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। तो फैक्ट्री के संचालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है।
बेतिया में सीखने के दौरान अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गई, जिससे 15 वर्षीय चालक घायल हो गया, जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली ईंट लादकर मेनाटार्ड से इनरवा की तरफ जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। वहीं इंजन पर बैठे मूल ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। नालंदा के गोकुलपुर थाना क्षेत्र इलाके के बजरंगी मोड़ पर सुबह अपराधियों ने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले अधेड़ व्यक्ति चंद्रशेखर प्रसाद को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गोलियों की तरतराहट से थोड़ी देर के लिए पूरा इलाका गूंज उठा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बिना परिवार वालों को सूचना दिए ही शव को घटनास्थल से पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद आपको बता दें कि थानाध्यक्ष के ऊपर ही परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या करवाने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना किन कारणों से हुई है, इसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली और फिलहाल कुछ भी वहां पर उन्होंने बयान नहीं दिया है, लेकिन पूरे मामले की जांच में वो जुट गए हैं। रोहतास जिले में धर्मशाला चौक स्थित महावीर मंदिर में चांदी की मुकुट चोरी हो गई। दरअसल यहां लोगों का कहना है कि आस्था और धरोहरों से भी चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर आसानी से फरार हो जा रहे हैं, जिससे लोगों को गुस्सा इन दोनों रोहतास पुलिस के प्रति 7वें आसमान पर है और मंदिर में चोरी की घटना के बाद अब पुलिस की गश्ती पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। किस तरह का घटना हुई है? ये घटना बजरंगबली की मूर्ति है। रात में चोरी किया है। ताला दोनों तरफ बंद था और ऊपर से छप्पा हटा के कराकर था, हटा के चोरी करके मुकुट लेके चला गया। कब गया रात में ये हमको पता नहीं। कहाँ पर ये घटना हुई है? धर्मशाला पर नायका गाँव सासारा जीटी रोड। तो यहाँ पर तो पुलिस की गश्ती लगातार आती रहती है। लगती रहती है तो पुलिस ध्यान देगा तब तो अंदर से आया, चोरी करके लेके चला गया। क्या नाम पड़ेगा आपका? दुर्गा कुमारी, नायका गाँव। चलिए, खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीडी भी उठाएगा आपकी आवाज। खबरें तमाम देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम।
रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब, कौन, कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सूबे में पूर्वी हवा बंद होकर पछुआ चलने लगी है। राजधानी पटना सहित कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। बिहार में बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले दिनों हुए बारिश के बाद से पछुआ हवा के कारण कई इलाकों में ठंडक महसूस की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार रात के तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रात का पारा गिरने से आने वाले 5 से 6 दिनों तक ठंड अधिक महसूस होती रहेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कन्नौज के तिरवा में रैली करेंगे। मोदी यहां पर कन्नौज, इटावा, औरैया और फारुखाबाद के 10 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। यहां तीसरे चरण में मतदान होना है। पीएम मोदी आज उत्तराखंड में भी चुनाव रैली करने जा रहे हैं, जहां पीएम दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 3:30 बजे उन्हें यूपी के कन्नौज के रैली में शामिल होना है। वहीं पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के अखारी में प्रचार करेंगे और आज विरोधियों पर वार करेंगे। जहां अमित शाह देहरादून के अलावा धनल्टी, सहसपुर, रायपुर और उनके बाद हरिद्वार में जनसंपर्क अभियान करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ यूपी की सीमा लांग आज उत्तराखंड पहुंचेंगे और जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे टिहरी के बोरारी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कन्नौज के तिरवा में रैली को संबोधित करेंगे। मोदी यहां पर कन्नौज, इटावा और औरैया और फारुखाबाद के 10 विधानसभाओं की संयुक्त रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। तो देखिए, यूपी विधानसभा में ताकत झोंकने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और ऐसे में कन्नौज से 10 विधानसभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। चलिए, खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर लखनऊ से जुड़ गए हैं। रवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 रैलियों को संबोधित करने वाली हैं। लगातार उनकी तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। फिलहाल आज क्या कुछ अपडेट है? देखिए, प्रधानमंत्री ने खुद ही अपने हाथों में, नरेंद्र मोदी ने खुद ही अपने हाथों में भागदौड़ संभाल ली। उत्तर प्रदेश की पूरी कमान संभाल रखी है। सहारनपुर में उन्होंने जनसभा की थी। आज वो जनसभा जो है कन्नौज के तिरवा में उसकी रैली का पीएम मोदी करेंगे और वही
10 विधानसभाओं की संयुक्त रैलियों को संबोधित करते नजर आ रहे थे। और ऐसे में दिख रहा है कि चुनाव नजदीक है। 15 मार्च चुनाव होना है, दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी को होना है, जो कि 9 जिले और 55 सीटों का चुनाव होना है। तो ऐसे में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही बागडोर और कमान को हाथ में उत्तर प्रदेश की पूरी कमान को संभाल लिया है और डबल इंजन की सरकार से दुनिया जरूर की शपथ ले ली है और उत्तर प्रदेश की दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाने का शपथ लिया है। रवि, एक छोटा सवाल ये भी लेना चाहेंगे कि सीएम योगी और अमित शाह ये दोनों भी लगातार लगे हुए हैं और लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं, विपक्ष पर जोरदार हमला कर रहे हैं। कल भी, और अगर बात करें उनके पहले की भी रैलियों की, जब भी वो संबोधित करते हैं विपक्ष पर लगातार कई सारे आरोप भी लगा रहे हैं, कई सारी बातें भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता को अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि जो 5 साल की जो उपलब्धियां देश के प्रधानमंत्री गिनाते हैं, मुख्यमंत्री गिनाते हैं, अमित शाह गिनाते हैं, राजनाथ सिंह गिनाते हैं, वही विपक्ष भी किसी प्रकार का तर्क करता हुआ नहीं नजर आता है। विपक्ष भी अपनी उपलब्धियों को गिनाता है, चाहे वो 2017 से लेकर 22 तक का हो और चाहे वो कांग्रेस हो, बहुजन हो या समाजवादी पार्टी हो। ऐसे में प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों में कमान को संभाला है और 2017 से 2022 की उपलब्धियों को और जो आने वाली उपलब्धियां हैं वो तक बताया है और जनता से बार बार अपील कर रहे हैं कि अपना वोट स्वयं कमल पर दे और अपना सोच समझ कर दीजिए। तो ये बात जहाँ कही है, जनता भी देखिए, जो जनता से निर्धारित होता है, जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है। उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, या समाजवादी या कांग्रेस या बहुजन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम जानकारी दी है। लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी बातों को समझे, क्या कुछ कार्य उनके द्वारा किया गया है वो समझे और बीजेपी को भारी मतों से जिताएं। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में आजाद समाज पार्टी शहरगढ़ में से पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह ने अपना नामांकन दर्ज किया। बता दें कि चौधरी अमर सिंह पहले सपा में शामिल थे, जहां से इन्हें निराशा हाथ लगी थी और सपा से इस्तीफा देकर इन्होंने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता लेते हुए नामांकन दर्ज कराया। वहीं चौधरी अमर सिंह ने कहा है कि अखिलेश ने उनके साथ धोखा किया है, उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया। जनता तो मुझे जानती है, मुझे तो 17 से अपना पहरेदार बनाई है शहरगढ़ की जनता, और मैं सरकार में रह करके भी उन तमाम बिंदुओं पर जिनमें विसंगतियां रही भाजपा एनडीए की सरकार में, उसको लेकर लड़ा हूं मैं। आप तो चौथे स्तंभ से हैं, अब सवाल सब कुछ जानते हैं, जवाब भी आप सुन चुके होंगे कि मैं लड़ा हूं 5 साल लगातार हर मुद्दों पर, आरक्षण के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किसान के बिल के मुद्दे पर और लोनबंदी के मुद्दे पर, उसके बाद लॉकडाउन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, बेरोजगारी पर हम लड़ा हूँ। मैं तो बोला हूँ और शायद उस पर सरकार विफल, इसलिए मैंने छोड़ दिया। यूपी के बलिया से बेरिया विधानसभा से बीजेपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने नामांकन किया। यह वही विधानसभा है जहां से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काटकर वहां बीजेपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला पर पार्टी ने भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 3 मार्च को मतदान के दिन भारी मत से उन्हें जनता जिताने का काम करने जा रही है। जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 363 बैरिया विधानसभा क्षेत्र से मैंने अपना नामांकन पत्र भरा है। बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दे रहा है। आगामी 3 मार्च के मतदान के दिन भारी मतों से लोग मतदान करके 10 मार्च को मतदान के दिन बैरिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे निर्वाचित करने जा रहे हैं। ऐसा वातावरण हम सभी को वहां पर देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में हिजाब विवाद को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने सभी डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल कोर्स के संस्थानों को 16 फरवरी तक के लिए बंद करने का आदेश दिया है। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग ने 9 से 11 फरवरी तक इन शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की थी। हालांकि इस बीच 11वीं और 12वीं के स्कूल को बंद को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। वही बात करें तो शुक्रवार को मुख्यमंत्री
बोमई की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें सीएम ने राज्यों में सोमवार से खुल रहे स्कूलों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। स्कूलों को खोलने को लेकर सीएम ने कहा है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि एसपी और डीएम को संवेदनशील क्षेत्रों के प्रमुख स्कूलों का दौरा करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संवेदनशील क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना ना घटे। आज और कल 13 तारीख को आईपीएल के लिए ऑक्शन होना है। एक बार फिर से दुनिया भर के क्रिकेटरों के लिए बोली लगेगी। खिलाड़ियों की मंडी में करोड़ों के दांव आजमाए जाएंगे। बिहार के लिए भी इस साल अच्छी खबर है। ऐसा पहली बार होगा कि बिहार के भी खिलाड़ियों की यहां नीलामी होगी। इस लिस्ट में बिहार से 6 नाम शामिल हैं। क्रिकेटरों की लिस्ट में बिहार के अभिजीत, साकेत, लखन राजा, प्रत्युष सिंह, अनुनय, नारायण सिंह, विपुल कृष्ण और अनुज राज का नाम इसमें शामिल है। बिहार क्रिकेट संघ इससे काफी खुश है। संघ का कहना है कि खिलाड़ियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे उन्हें दुनिया भर में पहचान मिलेगी और भारतीय टीम में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।